ये कहानी दो लड़कियों के बारे में है जो हर नौजवान की तरह आंखों में कई ख्वाब लिए पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अपने सफ़र पे वो निकल तो जाते हैं, लेकिन क्या वो मंजिल तक पहुंच पाते हैं? आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम केटी है। ये स्वभाव से थोड़ी शर्मीली और शांत किस्म की है, जबकि इसकी बेस्ट फ्रेंड स्लोन इसके विपरीत है। वो बेहद चुलबुली और एक्सट्रोवर्ट है। ये एक पिकनिक में आए हैं जहां ये अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स ट्राई करने जा रहे हैं। केटी के मना करने पर स्लोन उसे दोस्ती का हवाला देते हुए ट्राई करने को कन्विंस कर लेती है। ये फिर केटी के घर लौटते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये यहाँ से केटी के अंकल के वहाँ जाने वाले हैं। वहाँ नाइट स्टे के बाद अगली सुबह वो कम्युनिटी सपोर्टेड फार्म में महीने भर काम करने वाले हैं ताकि पैसे जमा करके वो न्यूयॉर्क शहर घूम सके। केटी के अंकल एक पुलिस वाले हैं। स्लोन इसे कहती हैं कि वो उसके अंकल पे फिदा है और उन्हें वो अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। अगली सुबह अंकल जेसन उन्हें लेने आते हैं। स्लोन उनसे पूछती हैं कि वो किस तरह के कॉप है, जिस पे वो बताते हैं कि वो एक डिटेक्टिव हैं जो फ़िलहाल लीव पर हैं। वो उनसे डायरेक्टली पूछती हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पे वो कहता है हाँ वो मेरे साथ ही रहती है, तुम मुझसे मिलोगे घर पहुँच। वो फिर पूछती है कि क्या वो सीरियस रिलेशनशिप है, जिस पे जेसन हाँ कहता है। घर पहुंचकर वो जेमा से मिलते हैं, जिसकी बातें कार में हो रही थी। रात में सोने से पहले जेसन उनसे कहता है किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना। स्लोन मस्ती में कहती है कि तेरे अंकल तो बहुत हैंडसम हैं, ज़रूर जेमा में कोई बात होगी जो वो उससे पट गए। सुबह होने पर जेसन उन्हें बस स्टॉप छोड़ देता है, जहाँ से वो कम्युनिटी सपोर्टेड फार्म के लिए बस कैच करने वाले। वो पास के शॉप में जाकर पूछते हैं कि क्या वो उनका बाथरूम यूज़ कर सकते हैं, जिस पे वो बताती हैं कि बाथरूम रिनोवेशन के लिए बंद है, लेकिन वो रोड क्रॉस करके उस पार कॉफ़ी शॉप में यूज़ कर सकते हैं। जेसन इनसे कहता है कि वो उन्हें बस में चढ़ाने के बाद वहाँ से जाएगा, लेकिन वो मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि बस आने में अभी भी 1 घंटा है। वो उनसे कहता है कि वहाँ पहुँच उसे कॉल करे, लेकिन केटी कहती है कि वो टेक्स्ट कर देगी। जेसन उनसे एक कोड यूज़ करने को कहता है जिससे ये कंफर्म हो जाए कि मैसेज इन्होंने ही किया है। फिर वो डिसाइड करते हैं एप्पल एज कोड वर्ड। फिर दूसरे दिन के लिए कुछ बी से, जैसे बनाना। ये इनको थोड़ी बचकानी लगती है क्योंकि ये हर चीज़ को पुलिस वाले एंगल से देख रहे थे, फिर भी वो हामी भर देते हैं। ये दोनों रोड क्रॉस कर उस कॉफ़ी शॉप में पहुंचते हैं और बाथरूम यूज़ करने की परमिशन लेते हैं। तभी वहाँ 2 लड़के आकर उनसे फ्लर्ट करने लगते हैं। वो अपना नाम जेड और ल्यूकस बताते हैं और ये अपना नाम बदलकर खुद को हैदर और रिप्ले बताते हैं और अपना पूरा प्लान इनके साथ शेयर करते हैं, जैसे फार्म में 1 महीने काम करना, फिर न्यूयॉर्क जाने वाली बात, उसके बाद वहाँ से ब्रुकलिन। जेड इनसे कहता है कि इन्हें बस का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, ये उन्हें अपनी गाड़ी में वहाँ पहुँचा सकते हैं। केटी मना कर देती है। उनके यहाँ से निकलने के बाद स्लोन फिर से केटी को कन्विंस कर लेती है कि उनकी गाड़ी में जाना सही ऑप्शन था। वो गाड़ी में सवार हो जाते हैं। केटी कुछ देर बाद नोटिस करती है कि वो उनके फार्म जाने वाले रास्ते से अलग रूट पर है। वो इस बात को मेंशन करती है, लेकिन लड़कों से कोई जवाब नहीं आता। फिर पूछे जाने पर वो कहते हैं आगे से ये रोड कनेक्ट होती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। थैंक यू। वो इन्हें अपने घर ले आता है। इनकी मॉम बड़ी प्यार से उन्हें कॉफ़ी के लिए इनवाइट करती है। ये मना नहीं कर पाते। वो बैठकर कॉफ़ी का स्वाद ले ही रहे होते हैं, तभी जेसन का मैसेज आता है। केटी रिस्पॉन्ड करती है कि वो ठीक हैं और एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर में इन्हें समझ आता है कि इनकी कॉफ़ी में बेहोशी की दवा मिलाई गई है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। उनकी मॉम कहती है कि उन्हें हाईवे पहुँचने से पहले पकड़ के वापस लाओ। वो दोनों उन्हें बेहोशी की हालत में ले आते हैं। जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये खुद को जंगल के बीचों बीच एक कंटेनर से चेन से बंधा हुआ पाते हैं। ये पैनिक करने लगते हैं, लेकिन फिर भी हौसला बनाए रखने की कोशिश भी करते हैं। ये हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी जेड वहाँ आता है और उनकी नकल उतारने लगता है। वो बताता है कि उनके चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो शहर से कई किलोमीटर दूर हैं। केटी गिड़गिड़ाने लगती है कि उन्हें जाने दे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। फिर यहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम बोरिस है। ये उन लड़कों का बॉस है। ये जेड को अपने गन की बट से मारता है, क्योंकि इसके मना करने के बाद भी ये उसका ब्लू ट्रक लेकर शहर में घूम रहे थे, जिससे कि पुलिस का उन्हें ट्रैक करने का खतरा बन सकता है। ये अपनी पॉकेट से केटी का फ़ोन निकाल कर बताता है कि किसी जेसन का मैसेज आया था जो उनके लिए कंसर्न्ड है।
वो बताती है कि वो उनका अंकल है। उन्हें पता लगता है कि इसका असली नाम रिप्ले नहीं बल्कि केटी है। वो उसके पहले भेजे हुए मैसेजेस से पता लगा लेते हैं कि ये कोई कोड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। फिर वो केटी को डरा धमका कर इस कोड के बारे में पूछ लेता है। वो जेसन को केटी बनकर रिस्पॉन्ड करता है कि वो ठीक है, एप्पल। यहाँ इन दोनों को नहलाने की तैयारी की जा रही थी, तभी एक पुलिस वाला आता है। वो इनसे मदद की गुहार लगाते हुए बताती है कि इनके पास गन है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पुलिस वाला भी उनके साथ मिला हुआ है। वो की गोली लेकर उनके साथ संबंध बनाना चाहता है। दरअसल ये लोग यहाँ सबसे छुपकर चलाते हैं। ये दोनों अब भी ल्यूकस को रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें जाने दे। वो बदले में इन्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार है, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि अब केटी और स्लोन को बहुत कुछ मालूम चल चुका था। ये पुलिस वाला केटी के साथ ज़बरदस्ती करता है। ये एक दूसरे को हिम्मत बंधाते हैं। यहाँ जेसन उनके लिए परेशान था, तभी वो फ़ोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि दोनों ठीक हैं। लेकिन इसे शक होने लगता है क्योंकि वो 2 दिनों से एक ही कोड यूज़ कर रहे थे, जबकि उसने क्लियरली बता रखा था कि कोड को हर दिन चेंज करना है। ये सब सुनकर जिमा कहती है कि हो सकता है वो भूल गए हो, हर चीज़ को शक की निगाहों से देखना बंद करो। अब यहाँ इनका दूसरा कस्टमर आता है। वो स्लोन को चूज़ करता है। ये उसके साथ बर्बरता करता है, उसे अपनी जला अपनी मंशा पूरी कर वहाँ से निकलता है। बाहर बैठी केटी उसकी चीख सुन रही थी, लेकिन वो विवश थी। जेसन फार्म में कॉल करता है तो उसे पता लगता है कि वो दोनों तो वहाँ पहुँचे ही नहीं। वो जिमा को बताकर इसकी तहकीकात करने को निकलता है। यहाँ इनके पास अगला कस्टमर आता है जो अपनी आइडेंटिटी मास्क के पीछे छुपा कर रखता है। वो स्लोन के साथ ज़बरदस्ती कर उसे अपना मास्क पहना वहाँ से चला जाता है। जेसन उस एरिया के शेरिफ से मिलता है। उसने शेरिफ को बहुत से मैसेज डाले थे, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। वो बताता है कि वो एक डिटेक्टिव हैं FBI के साथ, और वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने नीज और उसकी फ्रेंड को ढूंढते हुए यहाँ आया है। शेरिफ कहता है कि हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गए हो। इस पे जेसन कहता है कि उसे शक है उन दोनों को किसी ने कर लिया है। शेरिफ के पूछे जाने पे वो उन्हें कोड के बारे में बताता है। शेरिफ कहता है उसे कोई खबर मिली तो वो जेसन को कांटेक्ट करेगा। बोरिस वहाँ पहुंचकर जेड से कहता है कि वो कोई रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि बात अगर FBI तक पहुंची तो वो डिटेल में छानबीन करेंगे और वो सब पकड़े जाएंगे। वो जेड को कहता है कि पहले जैसे कई लड़कियों को ठिकाने लगाया है, वैसे ही इन दोनों को ख़त्म करके ठिकाने लगाए। ये सब बातें केटी सुन रही थी। जेसन उन्हें ढूंढते हुए उसी कॉफ़ी शॉप में पहुंचता है। काउंटर पे वो आदमी बताता है कि हाँ, उसने उन्हें देखा है। वो यहाँ टॉयलेट यूज़ कर 2 लड़कों के साथ निकले थे। और पूछे जाने पे वो उस ब्लू ट्रक का भी जिक्र करता है। वो ट्रक के पीछे लिखे कोड के बारे में भी बताता है। यहाँ केटी स्लोन को उनका प्लान बताती है। अब उनके पास हिम्मत दिखाने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अब ये करो या मरो की स्थिति थी। बोरिस वहाँ आता है और अपने दोनों साथी से कहता है कि शेरिफ के आने तक इन पे नज़र रखें और दूरी बनाएं। उनका एक साथी जेड को पैसे देता है और एक आखिरी बार उनके साथ करना चाहता है, जिस पे जेड कहता है इस बार फ्री है। अब इनके पास आखिरी मौका है, वरना इनका मारा जाना तय है। केटी उसे यूज़ कर उसका ध्यान भटकाती है और फिर उसके गले पर वार कर उसे ख़त्म कर देती है। वो अपने आप को छुड़ा लेते हैं, लेकिन इस घने जंगल से बाहर निकल कर जाना आसान नहीं था। शेरिफ बोरिस को कॉल करके बताता है कि केटी के अंकल FBI में हैं और उसे उस ट्रक के बारे में भी पता है। वो कहता है लड़कियों के साथ ट्रक को भी ठिकाने लगाए। शेरिफ वहाँ पहुँचकर देखता है और समझ जाता है। तभी वो दोनों चुपके से उसकी कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो इसकी जानकारी बोरिस को देता है। इन्हें रोड किनारे 2 लड़कियाँ दिखती हैं जो लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ये नहीं रुकते। वो आगे जाकर थोड़ी देर ठहर सोचने लगते हैं। फिर वो कन्वीनियंस स्टोर में जाकर वहाँ से कुछ मरम्मत का सामान लेते हैं, जैसे नेल, हथौड़ी, बेसबॉल वाली बैट, सॉ मशीन। इतना सब कुछ झेल लेने के बाद मानो इनके अंदर से डर ही खत्म हो गया। वो काउंटर पे बोरिस का ठिकाना पूछते हैं। यहाँ जेसन DMV ऑफिस में जाकर उस ब्लू ट्रक की जानकारी लेता है। उसे पता चलता है कि ये किसी बोरिस कार्लसन के नाम पे रजिस्टर्ड है। बोरिस अपने घर पहुँच कपड़े उतार आराम फरमाने ही वाला होता है, तभी उसे शक होता है कि घर में कोई और भी है। उसके अलर्ट होने से पहले ही वो दोनों उस पर अटैक करते हैं। वो उसे टेबल से बांध देते हैं। ये अपनी जान के बदले इन्हें पैसे ऑफर करता है। ये कहता है कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं जो इसने घर में एक टूल बॉक्स में छुपा रखी है। केटी उन पैसों को बरामद कर लेती है, लेकिन फिर भी वो इसे टॉर्चर कर उस मास्क वाले आदमी की जानकारी ले वहाँ से चले जाते हैं।
जेसन बोरिस के घर पहुंचता है तो उसे उसकी लाश मिलती है। ये दोनों उसकी ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। जेसन फिर से शेरिफ से मुलाकात करता है, लेकिन वो कहता है कि उनके पास अभी भी कोई खबर नहीं। जेसन केटी के नंबर पे कॉल करता है, तभी उसका फ़ोन शेरिफ के पास बजने लगता है। वो समझ जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ये दोनों अब चर्च में पहुंचते हैं। दरअसल वो मास्क वाला आदमी इस चर्च का प्रीस्ट है। स्लोन उसे कन्फ्रंट करती है, वो उसे धमका रहा होता है, तभी केटी उस पर पीछे से वार करती है। वो दोनों इसे ट्रक के पीछे बांध घसीटते हुए एक स्टोर में पहुंचते हैं। वो वहां से मैच बॉक्स लेकर बाहर आते हैं और उस पर गैसोलीन छिड़क कर उसे वाले कर देते हैं। वो उसे वहां जलता छोड़ वहां से निकल जाते हैं। शेरिफ ने जेसन को अपने घर में कैद कर रखा था। वो रेडियो पर गाने को लाउड में बजाकर दूसरे कमरे में जा उन दो लड़कियों के साथ रंगरली मनाने जा रहा होता है, जो सड़क किनारे लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि केटी और स्लोन भी वहाँ मौजूद हैं। वो उसे चेयर से बांध उसे शूट देते हैं। ये दोनों मिलकर जेसन को रिहा कर देते हैं। अब इन माँ बेटों की बारी थी। ये इनके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला इनको बेसमेंट में ले जाते हैं। वो उसकी नज़रों के सामने जेड को बेसबॉल वाले बैट खत्म कर देती है। यही नहीं, अभी और फिर वो उसे उसके दूसरे बेटे ल्यूकस के पास ले जाती हैं। उसे गोली मार उसके हाथ में गन थमा देती हैं, जिससे कि पुलिस को लगे इन सब के पीछे वही था और उसने गिल्ट में आकर सबको मारने के बाद खुद को ख़त्म कर दिया। वो फिर उस लेडी पर 100 मशीन चला देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जेसन केटी की मॉम से बात कर रहा है। केटी और स्लोन एज प्लान न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे हैं। इन सब में इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि वो कम्युनिटी फार्म में काम करने वाले आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वहाँ अब भी वैकेंसीज खाली थी। यहाँ हम देखते हैं उस फार्म से एक आदमी उनकी रिप्लेसमेंट में 2 लड़कियों को लेने आया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।